ओके, तो फ्रेंड्स सबको माइक्रो टेस्ट मिल गया है। तो पहले माइक्रो टेस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। अच्छा, कल का बाकी है क्या? ठीक है, पहले वो कर लेते हैं। यहाँ रखा है मैंने अपना वाला। ओके, पहले वो कर लेते हैं, फिर इसका माइक्रो टेस्ट सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद करा देता हूँ। पहले खत्म कर दूं जो कल का बच्चा है, उसके बाद माइक्रो टेस्ट कर लेंगे। माइक्रो टेस्ट करा दूंगा, उसके बाद से हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइक्रो टेस्ट को खत्म करने के बाद सॉल्व करते हैं फिलहाल के लिए। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में कहां तक देखा था? कहां तक देखा था? स्टील डिस्टिलेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है उसमें डिस्टिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जनरली लिक्विड्स होते हैं और दो लिक्विड्स को अलग अलग करना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। ओके, अब एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, कब करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन? जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है तो उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, तो जब वो उड़ता है कौन, दोनों के दोनों के क्लोज बीपी होता है, तो जो कम वाला होता है वो उड़ जाता है और जो ज्यादा वाला होता है क्या होता है, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है वो। तो उसके लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस इमेजिन कर सकते हो, बनाना है ड्राइंग वगैरह। बोर्ड के एग्जाम में ड्राइंग आता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ड्राइंग एक बार देख लेना, प्रोसेस मैंने बता दिया, सिर्फ ड्राइंग वाली बातें कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एंड प्रोसेस को एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में, ठीक है। देन वी हैव स्टील डिस्टिलेशन। स्टील डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब दो चीजें हैं और दोनों के क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हैं, लेकिन एक ऐसा है जो क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा तो क्या हो जाएगा, वो कुछ और भी बन सकता है, डिकम्पोज भी हो सकता है क्लोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर, H2O वेपर, N प्लस क्या होता है, वो कंपाउंड, उसका वेपर। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि वाटर के वेपर्स और कंपाउंड के वेपर्स क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। अगर वो मिक्स नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब इसका कुछ वेपर का प्रेशर होगा, वाटर वेपर एक्वस टेंशन होता है, और इसका कुछ प्रेशर होगा P1 प्लस P2 मान लो। तो जब P1 एंड प्लस P2 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, बॉइलिंग स्टार्ट हो। कोई भी लिक्विड कब बॉयल होता है, सिंपल, कोई भी लिक्विड बॉयल होने का तरीका क्या है, अगर पानी को बॉयल कर रहा है तो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर क्या चाहता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बाहर न निकलने पाए, ये एश्योर करता है कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। और अगर हम उसको हीट करते हैं तो वही होता है। तो क्या होता है, जैसे हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन तुरंत बॉयल कभी नहीं होता है, लेकिन वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वाटर के वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वाटर बोलता है एटमॉस्फेयर से, अब क्या करोगे, अब मैं निकलूंगा। तो वाटर निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मींस व्हाट, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो जब हम गर्म करते हैं किसी हीट, किसी भी लिक्विड को अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं ताकि कहां रीच कर पाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रीच कर पाए, उसका वेपर प्रेशर, और फिर क्या हो जाए, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर सपोज करो कोई वेपर है और वो वेपर फॉर्म है और उसको रीच करने के लिए एटमॉस्फेयर ज्यादा वेपर बनाना पड़ेगा, तो अगर हमने क्या किया, इसमें स्टीम ऐड कर दिया,
तो स्टीम ऐड करने के कारण क्या होगा, स्टीम का वेपर एंड प्लस उसका वेपर, तो ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जल्दी अटेन कर लेगा, वो जल्दी अटेन करेगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन है इसके, ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के वेपर क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, राइट। तो H2O का वेपर एंड कंपाउंड का वेपर मिक्स होगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो कंपाउंड कम बॉइलिंग पे ही क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, और बॉयल हो जाएगा तो फायदा ये होगा कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तो डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है उसका, राइट। क्योंकि ऐसे कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जब रीच होते हैं तो वो डिकम्पोज हो सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट सबको ये। तो बता दें स्टीम डिस्टिलेशन, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर होता है और यहाँ पे एक मेन कंटेनर होता है, तो इस कंटेनर में क्या करते हैं, इसको हम वाटर वाले, स्टीम वाले से कनेक्ट, इसमें वाटर होता है H2, यहाँ H2 हीट करते रहते हैं, यहाँ ये कंटेनर होता है, मिक्सचर होता है A+B का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेपर सप्लाई करते रहते हैं। अब इसका वेपर और यहाँ पे क्या है, इसका वेपर, दोनों के वेपर क्या करेंगे, मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा वेपर और यहाँ बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर क्या होगा, ये ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल इसमें हमें उसको अटेन करना पड़ता है। दूसरा एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन तो बता दिया था, राइट। दूसरा जो है एग्जांपल्स जो है इसमें देख लो, ये एग्जांपल्स मैंने लिख दिया इसमें, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ये क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन मतलब क्या, डिस्टिलेशन मतलब दो लिक्विड्स हैं, तीन लिक्विड्स हैं, तीनों को अलग अलग करना है, मिजिबल लिक्विड्स, राइट। डिस्टिलेशन हम लोग कहते हैं डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी मतलब क्या होता है, हर जगह कहीं डिस्टिलरी होता है, इंडस्ट्री होती है, तो वहां क्या होता है, लिक्विड जो जैसे अल्कोहल जहां बनता है वो डिस्टिलरी बोलते हैं, तो अलग अलग तरह के अल्कोहल्स होते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, हर एक अल्कोहल को अलग करने के लिए सारे के सारे क्या है, लिक्विड है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, इसलिए वो उसको डिस्टिलरी बोलते हैं। अलग अल्कोहल का अलग अलग काम होता है, मिथाइल अल्कोहल इंडस्ट्री में जाता है, पॉइजनस होता है लेकिन बहुत सारी चीजें बनाता है, इथाइल अल्कोहल अल्कोहल में जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है। सो अल्कोहल जब मिलेगा तो हमें अलग अलग तरह के अल्कोहल्स मिलेंगे, उसको अलग अलग करना पड़ेगा लिक्विड को, और उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन। ओके, तो अलग अलग तरह के डिस्टिलेशन होते हैं बेस्ड ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी सैंपल्स। तो एक जो डिस्टिलेशन से बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसे बोलेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन के तरह का ही होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर। स्टीम डिस्टिलेशन क्यों किया था हमने, व्हाई डू वी नीड स्टीम विद दिस, क्यों हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया था, ताकि हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वहां पहुंचे तो कंपाउंड क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसको वहां तक ना पहुंचे इसके लिए हमने स्टीम दे दिया, ताकि वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो एक तरीका है कि उसको क्या करो, स्टीम के साथ स्टीम डिस्टिलेशन कर दो। मान लो कि उसके वेपर अगर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वेपर डिसॉल्व या वेपर मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, तो ये टेक्निक तो नहीं यूज कर पाओगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो कंडीशन है उसकी, दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है स्टीम डिस्टिलेशन की, एक तो वेपर मिक्स होना चाहिए, दूसरा जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वो पानी के साथ अलग अलग होना चाहिए, मतलब पानी अलग होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, अलग, ऐसा नहीं कि मिक्स हो गया फिर वापस, राइट, तो फिर दिक्कत वहीं आ जाएगी। तो वो पानी के साथ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशन। तो अब मान लो कोई फॉलो कर भी सकता है, कोई फॉलो नहीं भी कर सकता, तो हमारे अल्टरनेटिव मेथड है कि अगर स्टीम नहीं फॉलो करेगा तो क्या करेंगे, डिस्टिलेशन ये करेंगे, रिड्यूस्ड प्रेशर का डिस्टिलेशन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, अब देखो प्रेशर, इसमें भी मेन कॉन्सेप्ट है, हमने क्यों किया था, उसको बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए किया था कि नहीं किया था, हमने क्यों किया था स्टीम डिस्टिलेशन, सो दैट द लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। लेकिन अगर वो मेथड काम नहीं करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए ये वाला मेथड यूज करेगा, मेथड रिड्यूस्ड प्रेशर। अब क्या होता है प्रेशर, अभी हमने सीखा है कि प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो लिक्विड को और वेपर बनाना पड़ेगा, राइट। कहां अटेन करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या चाहता है, लिक्विड को दबा के रखता है, और लिक्विड क्या चाहता है, बाहर निकलना। तो लिक्विड कब बाहर निकल पाएगा, जब इतने वेपर बना लेगा
इतना प्रेशर क्रिएट कर लेगा जो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब वो कॉन्फिडेंटली आंख में आग डाल के बोलेगा निकल रहा हूं देख कर कुछ करके बता, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर, ठीक है। अब दो चीजें हैं, पहली चीज में बीपी को डाउन करना है हमें, एक तरीका है स्टीम दे दो, लेकिन अगर वो नहीं काम करता है तो उसका तरीका, वो दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रेशर को कम कर दो। अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज करो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर, राइट। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm, रूम टेम्परेचर पे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने प्रेशर को कम कर दिया है, मतलब एयर निकाल दी है, तो क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रीच करने के लिए कम वेपर्स बनाने पड़ेंगे, तो जल्दी रीच कर जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया सपोज करो इस रूम का या एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना घटना किस बात पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। तो दूसरा तरीका हो सकता है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो लिक्विड क्या होगा, बिफोर इफ बॉइलिंग पॉइंट बोलना शुरू हो जाएगा, राइट। और वो मैं कब करूंगा, जब कोई ऐसा सेंसिटिव लिक्विड आएगा जो अगेन इसकी प्रॉब्लम वही है कि इट विल डिकम्पोज बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट और क्लोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ग्लिसरॉल के लिए इसको यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं ग्लिसरॉल के लिए, ग्लिसरॉल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, वो 563 केल्विन होता है, 563 केल्विन। व्हाट इज दिस 563 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ग्लिसरॉल के बॉइलिंग पॉइंट तक हम रीच करते हैं तो ग्लिसरॉल के डीकंपोज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर हमें ग्लिसरॉल को प्यूरिफाई करना है और हम उसको वेपर बनाएंगे 563 पे जाएंगे तो कुछ ग्लिसरॉल तो निकलेगा, कुछ क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को हम कम कर पाए तो कम लो टेम्परेचर पे बॉयल हो गया अगर ग्लिसरॉल, तो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोजिशन से बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका तरीका क्या निकालते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करते हैं। और इसको कम करने के दो तरीके हैं, एक तो स्टीम दे देंगे, तो ग्लिसरॉल पे काम नहीं करता है ये रूल, क्योंकि उसका स्टीम बनेगा ही नहीं और वो मिक्स नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तो दूसरा टेक्निक क्या निकाला जाता है, रिड्यूस प्रेशर का टेक्निक निकालते हैं, राइट। तो इसमें करते क्या है, बेसिकली ये हमारा कंटेनर था, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, इसके अंदर था ग्लिसरॉल, इसके अंदर था ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे प्रेशर पंप लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर पंप। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, प्रेशर पंप, तो वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हैं, एयर को सक कर लेते हैं, इससे क्या करेंगे, इसके अंदर की वैक्यूम क्लीनर से इसके एयर को क्या करेंगे, सक कर लेंगे इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, राइट। इसका प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, ये वैक्यूम क्लीनर से क्या किया, इसको, इसके प्रेशर को सक कर लिया, खींच लिया, तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम। और यहां से इसको गर्म कर रहे हैं तो इसको बॉयल कितने पे होना चाहिए था, 563 पे। इधर क्या कर दिया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया, एयर निकाल दिया, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये उससे कम टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट विल स्टार्ट मेकिंग वेपर्स, एंड एक बार वेपर बनना शुरू हो गया तो फिर क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सबको समझा पॉइंट क्या है। तो वैक्यूम, इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं कभी कभी। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करते हैं, एयर सक करेंगे तो क्या बने, वैक्यूम बन जाएगा उसके अंदर। एयर नहीं होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, वो लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट पे ही अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेगा और आसानी से क्या करेगा, वेपर बनाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि ग्लिसरॉल डिकम्पोज होने से बच जाएगा, जो कि डिकम्पोज हो सकता था। उसका दूसरा फायदा है कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, राइट। तो जितना हीट देंगे उतना ही क्या होगा, कॉस्ट लगेगा उसका, तो हीट भी कम देना पड़ेगा और क्या होगा, ये ग्लिसरॉल डिकम्पोज होने से भी बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसमें डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन भी नाम होता है।
सबको क्लियर है स्टूडेंट्स क्या होता है ये? तो हाँ, क्या लिखा है? दिस इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर। हाँ मतलब देखो, एट मतलब पहुंच गया तो डिकम्पोज हो ही जाएगा, पहुंच गया तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट इट विल बी डिकम्पोज। तो बिलो भी डिकम्पोज हो सकता है। देखो जब बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं लिक्विड का, तो हम उसके डिकम्पोजिशन से कोई मतलब नहीं, हमने 1 लीटर लिया था, आधा लीटर को चलेगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए डिकम्पोज हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 से आधा लीटर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चेक कर लिया हमने ग्लिसरॉल है। लेकिन अगर हमें ग्लिसरॉल को किसी मिक्सचर से बाहर निकालना है, राइट, तो अगर हम उसको उसी के टेम्परेचर पे लेके जाके निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ अमाउंट तो खत्म हो जाएगा, तो हमें वो मिलेगा ही नहीं। तो अगर हमें पूरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक गए तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, या मोस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल वुड बी डिस्ट्रॉयड और डिकम्पोज। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री में यही मेथड यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो शुगर केन इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर का जो जूस होता है ना, शुगर का जूस जो होता है उससे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शुगर बनाते हैं उससे। यही तो करते हैं ना शुगर इंडस्ट्री में, शुगर केन का जूस निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसे क्या बनाते हैं, शुगर केन बनाते हैं। तो उसमें यूज करते हैं टेक्निक, क्योंकि शुगर केन को के जूस को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो अपना नेचर लूज कर देगा, लॉस्ट हो जाएगा उसका नेचर। तो जो शुगर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो शुगर कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर टेक्निक यूज करते हैं, ताकि शुगर शुगर ही रहे, कुछ और ना बन जाए वो। समझा पॉइंट ये, राइट। तो वी यूज दिस कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन इन द शुगर इंडस्ट्री, दैट वी यूज दिस टेक्निक। एंड ग्लिसरॉल वाला 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसके। क्लियर स्टूडेंट्स ये सबको, ये रिड्यूस प्रेशर का। देन वी हैव डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में देखो, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एक सिंपल टेक्निक है। जैसे सपोज करो कोई एक चीज हमारे पास है, कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई एक चीज है, ऐसे इसमें एक कंटेनर होता है, इसको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एपर्टस बोलते हैं, ऐसा होता है ये, शायद लैब में गए देखा भी होगा। इसमें दोनों साइड से होता है, इधर एक कॉक लगी होती है, बंद होता है, और इधर से क्या कर सकते हैं हम, इस लिक्विड को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ऑयल एंड वाटर, ओके, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑयल था, ठीक है, ऑयल, और यहाँ पे क्या था, वाटर, ओके। अब ऑयल के अंदर कोई चीज थी, मान लो ऑयल के अंदर कुछ था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर सॉल्युबल है। क्या सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो अब क्या है, ऑयल है और वाटर है, 2 चीजें हैं, लेकिन अभी ये किसके अंदर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर है, ऑयल के अंदर है, वाटर के अंदर कम है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ढेर सारा वाटर डालूंगा, तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वाटर में लेगा तो वाटर में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये वाटर में जब आ जाएगा तो मैं एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में इसको लेके जाके ट्रांसफर करके और नीचे से एक को निकाल सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसी चीज है जो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, हम क्या चाहते हैं कि वो दूसरे सॉल्वेंट में चले जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह के apparatus यूज करेंगे। इसमें देखो ये जो फिगर बना है समझ में आ जाएगा। पहले क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, सॉल्वेंट, नीचे क्या लिखा है, ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर, राइट। अब दूसरे वाले देखो, ये बिफोर है, आफ्टर में क्या दिखाई दे रहा है, ओसी इन सॉल्वेंट में चला गया और एक्वियस लेयर क्या हो गया, नीचे आ गया, अकेला हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, जो किधर था, नीचे था। तो अब हम एक्वस लेयर को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड अब सॉल्वेंट में जा चुका है। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किससे किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्वस से किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको हम ट्रांसफर कर चुके हैं, और दोनों को अलग अलग भी कर चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, राइट। तो डिफरेंशियल मींस we are going to differentiate in between 2 liquids in which one of the organic compound is dissolved, right। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है, to recover organic compound liquid or solid usually non volatile from their aqueous solution। तो aqueous में प्रेजेंट था, किसमें कन्वर्ट करना है इसको,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको लेके जाना है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो इसमें ये जो एग्जांपल्स लिखा है, बेंजोइक एसिड का एग्जांपल होता है, बेंजोइक एसिड इज हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन, राइट। तो देखो इसमें सॉल्वेंट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्वेंट का सिलेक्शन जैसे लिखा है, देखो बेंजोइक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स वाटर सॉल्यूशन यूजिंग बेंजीन एज सॉल्वेंट। तो बेंजोइक एसिड है, किसमें सॉल्युबल है, ये किसमें है, ये पानी के अंदर है। कहां पे बेंजोइक एसिड, पानी के अंदर है, लेकिन बेंजोइक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व होती है। तो हमने क्या किया, उसके अंदर पानी के अंदर बेंजोइक एसिड है, हमने क्या किया, उस पानी के अंदर क्या किया, बेंजीन डाल दिया। तो बेंजीन डालेंगे तो बेंजोइक एसिड पानी में प्रेजेंट है, किसमें आ जाएगी, वो बेंजीन के अंदर आ जाएगी। अब बेंजीन में आ जाएगी, दो लेयर बन जाएंगे। तो हम पानी के लेयर को अलग करेंगे, अब बेंजीन के लेयर को अलग करेंगे, तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में था वो किसमें चला गया, बेंजोइक एसिड, वो चला गया बेंजीन में। तो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू दी another solvent using this particular differential extraction technique। सबको समझा क्या है टेक्निक ये, राइट। तो नीचे एक ऐसे कॉक लगा होता है, इससे क्या करते हैं, एक लेयर को बाहर निकाल सकते हैं, दूसरी लेयर क्या रहेगी, इसी में रहेगी। इसको शेक करते हैं अच्छे से ताकि वो पूरा क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और फिर क्या करते हैं, एक लेयर को बाहर निकाल लेते हैं। एंड दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन द सॉल्वेंट्स। सबको क्लियर है पॉइंट क्या है ये, राइट। दिस कॉल्ड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। नाउ लास्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी सुना है, बायो में सुना होगा क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी? क्या कर सकते हैं? हम्म हम्म ओके, कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो एक तो क्रोमेटो, क्रोमा मीन्स कलर होता है, कलर से रिलेशन है इसका, ठीक है। लेकिन कलर से रिलेशन एक बहुत सिंपल मैं समझाता हूँ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। जैसे हम रोड पे जाते रहते हैं, राइट। तो रोड पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तरह की कार होती है, बहुत तरह की बाइक होती है, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, राइट। तो ओके, जैसे वाले बहुत कॉल कर रहे हैं, लोन लिया ना मैंने इससे। ओके, हाँ तो ठीक है। सो बेसिकली देखो क्या है कि अगर कोई अगर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, जैसे पहले बता दो, रोड पे हम जा रहे हैं, दो फेज है, एक है स्टेशनरी फेज जो रोड है, राइट। और एक है क्या, मोबाइल फेज, जो लोग चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज। ओके। अब हर एक चीज जो रोड पे चल रही है वो सेम नहीं है, राइट। हर एक चीज जो रोड पे चल रही है क्या है, वो सेम नहीं, मतलब उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, कुछ भी अलग हो सकता है। तो हर एक का अपना अपना एक स्पीड है, उस स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका प्रिंसिपल भी यही होता है। प्रिंसिपल ये होता है, उसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। समझा, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक क्या होता है, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज के ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ट्रैवलिंग जो होती है, डिस्टेंस अलग अलग होता है। एक कम डिस्टेंस ले रहा है, एक ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है, एक ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। तो अलग अलग कलर्स में अपीयर होता है वो, इसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। समझा पॉइंट सबको ये। एक रोड है, रोड क्या है, स्टेशनरी फेज, राइट। उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करेंगे तो सबका ट्रेवलिंग बराबर नहीं होगा, किसी का ट्रेवलिंग ऊपर, किसी का ट्रेवलिंग और ऊपर, किसी का ट्रेवलिंग और ऊपर, तो अलग अलग बैंड्स दिखाई देंगे उसके अंदर। तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। तो टू फेजेस आर देयर इन दिस, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज, राइट। अब बात आती है स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो स्टेशनरी फेज हो सकता है, जैसे एक होता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और उसको डिप कर देते हैं एल्यूमिना में। एल्यूमिना एक बहुत ठंडा सा लिक्विड होता है, व्हाइट कलर का, पानी में डालते हैं उसको। तो जैसे हम उसको डिप करते हैं उसको, तो एक व्हाइट कलर की एक पाउडर लेयर बन जाती है उसके ऊपर, एकदम सूखता है तो एकदम व्हाइट कलर दिखाई देता है। शायद किया होगा, नहीं किया पता नहीं, किया है कभी एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बता दूं क्या है, जस्ट अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि पहले लेयर बनाते हैं, क्या करना है हमें, स्टेशनरी फेस तैयार करना है। तो हम एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, एल्यूमिना का रोड बनाते हैं। एल्यूमिना, अब एल्यूमिना क्या करेंगे, रोड बनाने के लिए एल्यूमिना में डिप कर देते हैं। एल्यूमिना एक लिक्विड होता है,
और जैसे डिप करेंगे और निकालेंगे तो थोड़ी देर में सूख जाता है वो, तो पूरा एक व्हाइट व्हाइट दिखता है उसके ऊपर एक एल्यूमिना की पूरी लेयर, मतलब रोड बन चुकी है। अब कौन तैयार है? चलने के लिए तैयार है। तो जिसमें हमें जिसको अलग अलग करना है तो उस सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, उसको डिप कर देते हैं, उस स्लाइड को रख देते हैं, तो जो उसके अंदर कंपोनेंट है वो चलना शुरू करेंगे उसके ऊपर। कंपोनेंट ए चलेगा कुछ दूरी पर, कंपोनेंट बी चलेगा कुछ दूरी पे, कंपोनेंट सी चलेगा कुछ दूरी पे, तो क्या दिखाई देगा? अलग अलग बैंड्स दिखाई देंगे। और वही क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, वो बता रहा है कि इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, एक नहीं है, तीन कंपोनेंट्स। पहले में क्या दिख रहा था? सॉल्वेंट में एक ही दिख रहा था वो, लेकिन जब वो बैंड कितने बना रहा है उसके अंदर? तीन बैंड। इसका मतलब वो एक नहीं, वो तीन कंपाउंड है। सबको समझा पॉइंट? ये क्या होता है ये? तो देयर आर टू फेजेस विद दिस, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक क्या होता है? मोबाइल फेज विद द क्रोमैटोग्राफी। वही लिखा है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। राइट? क्या काम करता है? एड्सॉर्प्शन। ए बी नहीं, ए डी काम करता है, एड्सॉर्प्शन। तो जो सरफेस होती है मतलब स्टेशनरी फेस की, उस सरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Adsorption, not the absorption. It is adsorption. Adsorption is a surface phenomenon and absorption is a bulk phenomenon. जैसे स्पंज है, उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ये बोर्ड है, इस पे ऑयल डालोगे तो क्या होगा? वो सरफेस पे ही रहेगा, वो अंदर बल्क में नहीं जाएगा, उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ओके, तो यहां पे क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में? एड्सॉर्प्शन होता है। किसका एड्सॉर्प्शन होता है? मोबाइल फेज का। किसके ऊपर? स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है। राइट? मोबाइल फेज का स्टेशनरी फेज। तो जो मोबाइल फेज होता है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट मतलब जो दूसरों को एड्सॉर्ब करता है, तो इसको बोलते हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, एड्सॉर्बेंट। तो देखो लिखा है मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, सॉरी स्टेशनरी फेज एब्सॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज इज व्हाट? मतलब रोड क्या है? रोड क्या है? रोड एड्सॉर्बेंट है, जो क्या करता है? दूसरों को एड्सॉर्ब करता है। समझ में आया पॉइंट? रोड इज व्हाट? रोड इज व्हाट? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट मींस व्हाट? द वन विच एड्सॉर्ब्स अदर्स। तो रोड इज एड्सॉर्बेंट, मतलब स्टेशनरी फेज है। और वो क्या होता है? सिलिका जेल होता है या फिर लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड एल्यूमिना या सिलिका जेल होता है। राइट? तो दो चीजें हैं। अब बाकी क्या है? दो तरह के क्रोमैटोग्राफी होते हैं। एक क्या होता है? कॉलम क्रोमैटोग्राफी। उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है? कॉलम में क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद सॉल्वेंट लेंगे और क्या करेंगे? दो चीजें होंगी, एक स्टेशनरी फेज होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट। और जैसे हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा देर के बाद क्या होगा? तीन बैंड दिखाई देंगे। दिखाई दे रहा है ये फोटो? तो इसे क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर करेंगे उसे क्या बोलेंगे? कॉलम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। और अगर स्लाइड पे करेंगे तो उसे बोलते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी। सबको समझा पॉइंट? ये क्या होता है टीएलसी, क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में रोड का एग्जांपल ले सकते हो। अलग अलग कलर क्या है? अलग अलग गाड़ियां हैं, जो जितने कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उतनी बैंड्स हमें दिखाई देंगे उसके अंदर। एंड दैट इज हाउ विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन कि ये एक दिख तो रहा है लेकिन इसके अंदर क्या है? तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, जो भी चीजें हैं। राइट? सो दैट इज व्हाट वी गो विद दिस। तो ये हो गया थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी। अब देखो इसमें आरएफ लिखा। आरएफ क्या है? व्हाट इज आरएफ? आरएफ क्या है? रिटेंशन फैक्टर। ये पढ़ा है? रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? नहीं पढ़ा है? देखो अब क्या होता है कि कोई गाड़ी जा रही है, मान लो मारुति 800 जा रही है और एक मर्सिडीज जा रही है, तो क्या होगा? मारुति 800 जाएगी तो रोड पे थोड़ा सा स्लो जाएगी, लेकिन मर्सिडीज थोड़ी फास्ट चली जाएगी। तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? अलग अलग। तो जो कंपोनेंट्स होंगे उनका ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जो एक सॉल्वेंट का जो होता है, मतलब रोड कहां पे खत्म होती है, वो सॉल्वेंट ट्रेवल करता है। तो स्टार्ट टू एंड इज व्हाट? सॉल्वेंट। राइट? अब इसमें कंपोनेंट्स कोई कहीं पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है, तो जो डिस्टेंस होता है कंपोनेंट ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं? That is called distance traveled by the compound divided by the distance traveled by the solvent। मतलब रोड कहां पे एंड हुआ और उसमें हमें कहां तक जाना है। राइट? तो हम क्या है? कंपोनेंट है। राइट? तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड। वो कुछ भी हो सकता है।
और दूसरा क्या है, टोटल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और उसके ऊपर कौन होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी मेजर दिस, वी टेक द रेशियो दैट इज कॉल्ड एज RF, मतलब रिटेंशन, वी कॉल दिस रिटेंशन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये डन हो गया अभी, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज को हम पे पढ़ना है, अभी जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इतना टफ लैंग्वेज लिखा हुआ है उसमें, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर तुमने दो चीजों को ध्यान रखा कि क्रोमेटोग्राफी रोड और कार है, then you will be able to link with the language and you will be able to see the thing which is present with this, right? तो वो एक कोर हमारा बनाता है, उससे हम उसको रिलेट करते हैं। बाकी टफ लैंग्वेज है, कहा वही चीज जा रही है, सेम चीजें कही जा रही है, राइट। सो ये हो गया, अभी मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ये हो गया है सबका ये, राइट। तो हम लोगों ने ओवरऑल एनालिसिस खत्म कर दिया है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्यूरिफिकेशन मेथड्स, दीज ऑल थिंग्स दैट वी हैव फिनिश्ड विद दिस। अब तुम्हारा देखो इसमें एक काम बस बचा हुआ है, जो इसमें, हाँ माइक्रो टेस्ट करते हैं। देखो मैंने गैप दिया हुआ है, क्या करोगे, एनसीईआरटी देखोगे, थोड़ा सा अपने पेन से बना लेना, जो ड्राइंग दिया है ना इसके अंदर। तो सिंपल डिस्टिलेशन में सिर्फ क्या बनाओगे, एक कंटेनर और उसमें बाहर चला गया, नीचे से हीट कर दोगे। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो क्या करोगे, उसमें ये ऐड कर दोगे, ऊपर ये कॉलम ऐड करोगे। जब स्टीम दोगे तो क्या करोगे, उसमें एक ऐसा कंटेनर ऐड करना जिससे क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा, उस मेन कंटेनर में जाएगा। और जब वैक्यूम करोगे तो क्या करोगे, उसमें एक प्रेशर के लिए एक पंप लगा दोगे, बस इतना काम करना है। ड्राइंग क्या आएगी, सेम। तो ये ड्राइंग लिख लेना, कर लेना इसको, इसके लिए मैंने स्पेस दिया हुआ है इसमें। और क्रोमेटोग्राफी अगर समझ में आ गया, कुछ स्टेटमेंट वगैरह, तो भी लिख सकते हो, इसके लिए स्पेस दिया हुआ है। बाकी ये कर लिया तो मोर देन एनफ है फॉर द एग्जाम, जो भी चीजें पूछी आती है इससे। नाउ तो अब ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया, एनालिसिस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। नाउ विल गो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हाँ, अरे हाँ माइक्रो टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। बताओ माइक्रो टेस्ट क्या है, कर लिया सॉल्व, हो गया। क्या हुआ, अच्छा एक गलती से टीबी लिख दिया है, माइक्रो टेस्ट है, लिख लेना, ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। ओके ओके ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स में क्या करना है, पहला टीबी का पहला क्वेश्चन क्या है, when a compound is heated with copper to oxide it is test for कार्बन, H2O निकलता है, CO2 निकलता है, CuO के साथ हीट करते हैं, तो टेस्ट ऑफ कार्बन। In case of both nitrogen and sulfur is present in organic compound, sodium fission express blood red color complex is formed। क्या होता है वो, यस ये होता है FeSCN होल थ्राइस, ये होता है कंपाउंड। इसमें हाँ Na बाहर आता है, ये Na आता है ना, तो ये FeSCN होल थ्राइस कंपाउंड बनता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लड रेड कलर। तो क्या बोलेंगे इसको, फेरिक थायोसाइनेट, थायो जिसमें वर्ड आ गया मतलब सल्फर वाला, थायो वाला एक ही दिख रहा है ना, थायो वाला, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फेरिक थायोसाइनेट, SCN बनता है CN से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसका बी लगाया इसने, सी इज करेक्ट विद दिस। ओके नाउ थर्ड, यूजिंग कैरियस मेथड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। कितना आ रहा है, 18.9 हो रहा है। इसको कैसे करोगे, इसको फॉर्मूले में पुट करना, कर लोगे इसको, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 18.9 करेक्ट है, 18.9 समथिंग आएगा, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 grams of organic compound containing nitrogen zeldol metal required 29 ml 9.5। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कितना आएगा, क्या हो गया, ओके सो परसेंटेज ऑफ एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, बताओ फॉर्मूला बताओ, 1.4 इंटू 1.4 इंटू NV NH3 डिवाइडेड बाय WOC, यही लगेगा। और NVNH3 क्या होता है, NVNH3 इज व्हाट, NVH2SO4 राइट।
N प्लस माइनस NVNaH, ठीक है, NVNaH होगा। इसके बाद क्या होगा, क्या दिक्कत है, क्यों हंस रहे तुम लोग? ओके, सो ये आ गया NVH2, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, N इंटू वी, क्या आएगा ये 1/5 इंटू वी, कितना आएगा 29, कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 0 है, -0, तो कितना आ रहा है ये 1/5 इंटू कितना आएगा ये 5.8। अप्रोक्सीमेट क्यों करो, इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है कर लो, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर सकते हो जो भी है, अप्रोक्सीमेशन करो, जो भी करना है करो, बट वैल्यूज यहाँ पे देखो क्लोज बाई दी हुई है, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन करने से पहले सोच लेना कि अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं, क्योंकि वैल्यूज क्या दिया, देखो क्लोज बाई दिया है कि नहीं दिया है, 17.68, 17%, 18%, वैल्यूज क्या है, वेरी क्लोज। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ, इसमें क्लोज बाई नहीं तो कर सकते हो राउंड अप, कोई इशू नहीं है, ऐसे वैल्यूज क्लोज बाई नहीं है तो यू कैन राउंड अप, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट राउंड अप करने से पहले कभी भी याद रखना, वैल्यूज देख लेना कितने क्लोज हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे राउंड अप करेंगे, ओके। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन क्या रहा है इसका 16.2, ये सॉल्व हो जाएगा इससे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन जेल्डॉस मेथड NH3 के फॉर्म में निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड व्हेन फॉस्फोरस होता है, जिसमें क्या होता है, अमोनियम मॉलिबिलिटी से करते हैं उसको, फॉस्फोरस होता है, लेसिन टेस्ट एक्सट्रैक्ट इज मेड टू कन्वर्ट कन्वर्ट कोवलेंट कंपाउंड्स टू आयनिक कंपाउंड्स। Na से क्या बनाता है, NaI, NaBr, NaCl, इस तरह कंपाउंड बनाता है। उसके बाद से इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन द प्रूशियन ब्लू कलर इज फाउंड बिकॉज ऑफ द फेरीफेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, फेरीफेरोसाइनाइड प्रूशियन ब्लू कलर। नाउ अ पेल येलो प्रेसिपिटेट सॉल्यूट, AgBr पेल येलो होता है, AgI येलो होता है, AgCl व्हाइट होता है, राइट। तो येलोइश कलर बढ़ता जाता है, AgCl थोड़ा व्हाइटिश होता है, थोड़ा येलोइश हो जाता है, कौन, लाइट येलो पेल येलो कलर AgBr हो जाता है, और AgI पूरा येलो हो जाता है, राइट। और इसके बाद क्या है, हाँ, तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लाइसेंस टेस्ट, ओके। तो ये इसमें है, पहला वाला करेक्ट कर लेना इसको। और इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे अभी, अब हम लोग नेक्स्ट अपने ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। अभी इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो है, अब ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी इनऑर्गेनिक के पोर्शन भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने ऑर्गेनिक में, ठीक है। कौन कौन चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन्स चैप्टर्स लिखो, अभी कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक, राइट। So write what all chapters that we need to study. Haloalkanes that we need to study, and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes that we need to study first. Second, alcohol, phenol, and ethers. Alcohol, phenol, and ethers. Third, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Fourth, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये 4 चैप्टर हमें अभी पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये कनेक्टिंग होगा आफ्टर हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन जहां पे एंड किया है उसके आगे इसको करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो मैंने शीट दिया है, इसी के अंदर अगर तुम्हें कुछ लगता है तो A4 साइज पेज ऐड करो, इसमें करो, नोट्स में नहीं लिखना है इसको, इसी से पढ़ना है इसको, आगे जो भी करना है इसमें, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूएशन में करना है। आफ्टर हाइड्रोकार्बन दिस इज गोइंग टू बी देयर, राइट। अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ओनली 4। अभी कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, एक ही पढ़ा है, 2 चैप्टर्स पढ़े, 2 अरे 2 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, नहीं, जीओसी इज 1 चैप्टर, मतलब वो आता है नॉमेनक्लेचर में आ जाता है जीओसी। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो 2 चैप्टर्स है,
पहला चैप्टर है बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जीओसी वगैरह नोमेनक्लेचर वगैरह सब आ जाता है। दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, 2 चैप्टर पढ़ा अभी तक, राइट। और ये कितने चैप्टर्स हैं? 4। डरने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 चैप्टर जो है बड़े हैं, मतलब थोड़े बड़े हो सकते हैं, ये दोनों चैप्टर छोटे हैं। मतलब समझ लो एक जीओसी का भी हाफ हाफ वाले, ये दोनों चैप्टर्स, ठीक है। ये दोनों चैप्टर छोटे हैं, दोनों चैप्टर्स बड़े हैं। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स बड़ा है थोड़ा, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा बड़ा है। बाकी ये 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो निकल जाएगा ये कुछ अभी। और दूसरी चीज ये है कि अब हम लोग रिएक्शन जो करेंगे थोड़ा फास्ट निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब कुछ आइडिया आ चुका है। तो अभी बहुत फास्ट फास्ट निकल जाएगा चैप्टर्स। एमओबी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये 4 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब देखो एमओपी पहले स्टार्ट नहीं करना है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले पहले बताता हूं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो हमने आइसोमेरिज्म ने किया, आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म में हमने कौन कौन से आइसोमेरिज्म किए हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म किया है। स्टीरियो में क्या क्या किया है? क्या क्या किया है? ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल। एक बचा है ऑप्टिकल, तो पहला काम करेंगे इसमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट दैट वी नीड टू स्टडी दिस, ये इसमें आता है, इसी चैप्टर में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड दैट वी नीड टू स्टडी विद दिस इज वॉट एवर एमओपी या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होंगे। समझा पॉइंट? ये पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, उसके बाद से इसका एमओपी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद दिस, राइट। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स, एमओपी वगैरह बताऊंगा आगे जाके क्या क्या है, बट पहले में क्या स्टार्ट करना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट वी नीड टू स्टार्ट विद दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये लास्ट पार्ट है आइसोमेरिज्म का। इस चैप्टर में बहुत तरह के रिएक्शन भी पढ़ना है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी इस चैप्टर में, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल से हमें इसका रिलेशन क्या हो गया? लाइट से कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका, राइट, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो यूज करते हैं हम लोग, तो हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है, अब समझो, स्टूडेंट लिखना बंद करो, अब यहां समझो क्या होता है। अगर हमारे कोई कंपाउंड है, राइट, तो हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है उसके अंदर? हमें लग सकता है वो एक कंपाउंड, हमें लग सकता है बहुत सारे कंपाउंड। जैसे कि ग्लूकोज जब दिखाई देता है तो हम क्या समझते हैं? ग्लूकोज इज वन कंपाउंड। बट जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है, हमारे बॉडी में अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी बताती है एक नहीं है, 2 हैं। और डिटेल में जाओगे तो 2 नहीं है, 4 है, राइट। मतलब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आता है ग्लूकोज का। ओके, सो ग्लूकोज का जो लिमिटेशन है, अगर कोई देखता है तो उसको एक ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर भी क्या हो सकती है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एंड, पहले हम मॉलिक्यूल को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। व्हेन स्ट्रक्चर इज सेम and still their properties are different, then it becomes what? Stereoisomers, right? अगर स्ट्रक्चर सेम है, हम स्ट्रक्चर से कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि सेम है या डिफरेंट है, तो फिर भी डिफरेंस है, तो मतलब क्या है उसके अंदर? उसके अंदर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 तरीके आगे, कन्फर्मर्स आ गए, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स। देन हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, राइट। एंड थर्ड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स है, अगर एल्केन है, एल्केन में क्या काम करेगा? कन्फर्मर्स। एल्केन में क्या करेगा? एल्केन में बॉन्ड रोटेट करता है, ऐसे घूमता है,
तो क्या होता है उसमें नीमन प्रोजेक्शन होता है, कन्फर्मर्स होते हैं, तो हम यूज करते हैं कन्फर्मर्स। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब डबल बॉन्ड होता है तो लॉक होता है ये, तो ये घूम नहीं सकता है ऐसा, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए सिस और ट्रांस आते हैं, राइट। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो इन जनरल होता है, राइट। और जनरली ये काम करता है sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर, sp3 के ऊपर, sp2 पे नहीं काम करता। किससे करता है? sp3 पे काम करता है, राइट। अब देखो कैसे काम कैसे करता है, इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है बेसिकली। पहले हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वे क्या है, किससे हम पता करते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, एक्सपेरिमेंटली। देन हमें क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक टूल या एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, हम करते हैं, हम देखते हैं इसने ऐसा किया तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसने ऐसा नहीं किया तो ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो वो तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमें क्या करना, हमारा चैलेंज ये है कि थ्योरेटिकली हमें बताना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो एक्सपेरिमेंटली कैसे बताते हैं, राइट, वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हाउ थ्योरेटिकली विल बी एबल टू सी द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर and will be able to say that this molecule is optically active or inactive, theoretically, not the experimentally, because we don't have any instrument with us, right? तो हमें theoretical करना, दो चीजें पढ़ना है, पहला एक्सपेरिमेंटल, इसका आइडेंटिफिकेशन, और फिर क्या करना है, थ्योरेटिकल आइडेंटिफिकेशन। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल वाला खत्म कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल पे आएंगे। थ्योरेटिकल लंबा है और एक्सपेरिमेंटल क्या है, वो एक लाइन का है। तो पहले लिखो एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ optical isomerism, experimental identification of optical isomerism, experimental में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट, इसमें क्या होता है, इट ऑसिलेट्स इन ऑल डायमेंशंस, ऑल एक्सिस, हर एक एक्सिस पे क्या होता है, ऑसिलेट करता है। ये कौन, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, ऑर्डिनरी लाइट, राइट, हर एक एक्सिस पे क्या करती है, ऑसिलेट करती है ऑर्डिनरी लाइट, ओके। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट को, ये है ऑर्डिनरी लाइट, OL, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, मतलब हर एक एक्सिस पे क्या करती है, ये ऑसिलेट करती है। इसको हम पास करते हैं, एक निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। ये जो होता है कैल्काइट होता है, कैल्काइट होता है CaCO3 का क्रिस्टलाइन फॉर्म, CaCO3 का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उसका बना होता है कैल्काइट, इसे निकोल प्रिज्म बोलते हैं। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं, किसे, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, जो किसका बना होता है, कैल्काइट, कैल्काइट इज द ओर ऑफ कैल्शियम, CaC होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो ये एक अलग तरह की एक लाइट आती है जो सिर्फ एक ही एक्सिस से ऑसिलेट करती है, तो बोलते हैं हम PPL लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको कहते हैं हम PPL लाइट, PPL लाइट, राइट, ये PPL लाइट है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो हमें क्या मिलता है, एक अलग तरह की लाइट मिलती है जो सिर्फ एक ही डायमेंशन में ऑसिलेट करती है, उसे कहते हैं हम PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक ट्यूब से पास करते हैं, और ये ट्यूब होता है, इसको हम कहते हैं पोलारिमीटर बोलते हैं, पोलारिमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलारिमीटर। पोलारिमीटर में एक ट्यूब होती है और एक ऐसा एक वी कैन से मीटर लगा होता है, इसमें घूमता है, रोटेशन होता है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्विस, जिसका भी मान लो ग्लूकोज को पता करना है, तो क्या करेंगे हम, एक्विस सॉल्यूशन उसका प्लेस करेंगे, किसका, जिसका पता करना है, ग्लूकोज पता करना है, ग्लूकोज को पानी में डालो और क्या करो, उसको पोलारिमीटर फिल कर दो, ठीक है। तो पोलारिमीटर के ट्यूब में क्या आता है, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, जिसका पता करना है हमको ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। तो पोलारिमीटर में प्लेस किया तो इसमें मीटर होता है, ये मीटर क्या होता है, या तो ये क्या करता है, रोटेट होता है, या हम कह सकते हैं कि ये रोटेशन शो करता है, अगर ये रोटेशन शो करता है, या दूसरी चीज हो सकती है कि नो रोटेशन, नो रोटेशन ऑफ पोलारिमीटर। और रोटेशन होता है तो दो तरह के रोटेशन हो सकते हैं, एक होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड,
मतलब क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, और एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो रोटेशन अगर पोलैरोमीटर का होता है किधर, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या हम कह सकते हैं इसको राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट बोलो, लेफ्ट बोलो, क्लॉकवाइज बोलो, एंटी क्लॉकवाइज बोलो, तो मैं यहां लिख देता हूं राइट साइड और यहाँ पे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब होता है लेवो होता है, वो लेफ्ट मतलब क्या होता है? लेवो। लेवो मीन्स लेफ्ट साइड रोटेशन। एंड राइट मतलब क्या होता है? वो होता है डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो मीन्स इट इज डी, लेवो मीन्स इट इज एल। तो रोटेशन जो पोलैरोमीटर का दिखाई देता है हमें, अगर वो लेफ्ट में दिखा रहा है, मे बी लेफ्ट में कुछ एंगल दिखा रहा है या राइट में दिखा रहा है, तो क्या होगा वो? इसे हम बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। इसको हम प्लस या माइनस भी कहते हैं कभी कभी। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो को। अगर रोटेशन हुआ तो या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। अगर राइट साइड रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो बोलते हैं, डी। और अगर लेफ्ट साइड में होता है उसको लेवो बोलते हैं। तो एल फॉर लेफ्ट, लेवो। ठीक है, ये नेगेटिव भी लिखा होता है कभी कभी, तो इसको नेगेटिव लिखते हैं, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, इसको डेक्स्ट्रो इसको लिखते हैं, इसको लेवो लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, इसको एल लिखते हैं, एक ही बात है। राइट, तो अगर रोटेशन हुआ तो ये राइट या लेफ्ट में जाएगा, और रोटेशन हुआ तो कंपाउंड बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर रोटेशन हो गया तो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर रोटेशन नहीं हुआ तो कंपाउंड बना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल पोलैरोमीटर होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम? एक्विस सॉल्यूशन डाल देते हैं, सब कुछ बना होता है उसके अंदर, हमें कुछ करने में मैकेनिज्म बता रहा हूं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ डालो और रोटेशन चेक कर लो, हो गया काम खत्म। राइट, तो उसको हम बोलते हैं पोलैरोमीटर बोलते हैं। पोलैरोमीटर में हम पता करते हैं कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें पीपीएल लाइट होती है, उससे पास होती है पीपीएल लाइट। राइट, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वे होता है हाउ टू नो अबाउट वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो तो ठीक है एक्सपेरिमेंटल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस? मतलब एक नहीं है, दो है। जैसे हम कहते हैं जीआई इज प्रेजेंट, जीआई प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? हमें दिख तो एक रहा है लेकिन है कितना वो? दो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का मीनिंग ये है कि हमें दिख एक रहा है लेकिन है क्या? दो। दिखा रहा है कि नहीं? तो दिखा जाए, राइट और लेफ्ट दिखा रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट, मतलब क्या दिखा रहा है? ये दोनों अलग हैं। अगर ये राइट लेफ्ट शो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है ये? तो एक में दो होंगे अगर, तो ये बता देगा, और यही एक तरीका है पीपीएल लाइट जिससे हम दो प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी प्रूव कर सकती है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं अदर देन दिस पीपीएल लाइट। तो दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डी एंड एल ग्लूकोज। और कोई मेथड नहीं जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और कोई मेथड नहीं प्रेजेंट है। राइट, सो जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक नहीं है, क्या है वो? दो है, एक डी है और एक एल है, और वो रोटेशन कुछ शो किया होगा, ऑप्टिकल रोटेशन इन द पोलैरोमीटर। राइट, एक नहीं है, दो है। ओके, अब इसके बेसिक कोर पे हम लोग जाते हैं, कैसे हमें देखना है। तो ये हो गया अबाउट दी एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ डूइंग दिस पोलैरोमीटर। राइट, क्लियर स्टूडेंट सबको ये? अब बात करते हैं थ्योरेटिकल। लिखो अब, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल वे से, काम खत्म हो गया इसका, क्योंकि हमें करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? थ्योरेटिकली पता करना है, ना कि एक्सपेरिमेंटली। हमारे पास पोलैरोमीटर नहीं है। राइट, तो थ्योरेटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
theoretical identification of optical isomerism. अब थ्योरेटिकल आइडेंटिफिकेशन में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, एक जो होता है, पहले मैं पॉइंट क्या क्या करना पड़ेगा हमें, एक हमें देखना पड़ेगा RNS कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके हम लोग देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे तब बताऊंगा, जब बताऊंगा तब। पहला हमें देखना पड़ेगा RS कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद से डिफरेंट conformations like we have Newman projection। कौन कौन से प्रोजेक्शन है हमारे पास, उसके बाद से हमारे पास है सॉहॉर्थ। उसके बाद कौन से प्रोजेक्शन होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन होता है, और एक और होता है वेज डैश होता है, वेज डैश प्रोजेक्शन, जो डॉट डॉट वाला बनाते हैं हम लोग ऐसे ऐसे वाला, उसे वेज डैश बोलते हैं। ठीक है, चारों कन्वर्जन के इंटर कन्वर्जन, मतलब अगर न्यूमैन में दिया है तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू फिशर, राइट। तो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। तो इसका तो हमें सीखना पड़ेगा कि डिफरेंट कन्फर्मेशंस कौन कौन से होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन सॉहॉर्थ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फिशर नहीं देखा हमने, तो फिशर देखेंगे, वेज डैश भी देखा हुआ है, फीचर हमने डिटेल में नहीं पढ़ा फीचर क्या होता है। अब ये आएगा फीचर क्यों आया, हमें पता लगेगा फीचर क्यों आया है, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कार्ड फीचर आया है, तो हमें अलग अलग कंफर्मेशंस को स्टडी करना पड़ेगा। दीज ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्मेशन। थर्ड पॉइंट विद दिस, सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट बता देता हूं मैं। जैसे दो तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स, जैसे एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सुना है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, plane of symmetry which divides the thing into two equal half। अब ऐसे समझ लो कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अनसिमेट्रिकल चीजों से, अनसिमेट्रिकल चीजों से। किससे रिलेटेड है, अनसिमेट्रिकल, राइट। जैसे हमारी बॉडी है, मान लो हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है बिकॉज वी कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, राइट। दिस इज ऑफ पीयूएस, राइट, पीयूएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जो भी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। समझ आ रहा है क्या होता है, जो भी सिमेट्रिकल है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग, जैसे मैं इससे रिलेशन बता रहा हूं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग क्या है, हमारी बॉडी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है, सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, POS है, plane of symmetry which divides the body or thing into two equal half, that is what we call the plane of symmetry, right। तो इसे क्या बोलते हैं, symmetry elements बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं symmetry elements। अब जैसे हाथ देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब ये हाथ बताओ symmetrical है क्या अनसिमेट्रिकल, we cannot divide this into two equal half by any ways। अगर मैं बीच से कट करता हूं तो भी इधर का अलग अलग स्किन है, राइट। अगर मैं इसको इधर से डिवाइड करता हूं तो भी ये अलग अलग है, राइट। तो हैंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है, राइट। बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल। तो बॉडी एक है कि दो, एक है। हाथ कितने हैं, दो। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, समझा। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। हमें कैसे पता लगेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट से पता लगेगा, सिमेट्री एलिमेंट से पता लगेगा कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, राइट। एक बार हमें पता लग गया कि वो अनसिमेट्रिकल है तो वो एक नहीं है, वो दो है, राइट। जैसे हमारा हाथ क्या है, अनसिमेट्रिकल बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैव सिमेट्री एलिमेंट्स एंड दैट इज व्हाट इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। दैट इज व्हाई एक ये हाथ और एक ये हाथ दोनों क्या है, इट इज गोइंग टू बी DL कह सकते हो या जो भी कह सकते हो उसको, राइट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव का मतलब एक, एक्टिव का मतलब दो, राइट। तो ये जो सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी सेंस में लिखा हुआ है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट। अब एक मैंने बताया POS, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। नाउ फोर्थ इज फाइनल ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये फोर्थ जो है वो फाइनल है। हम इसको पढ़ने के बाद तब हम प्रिपेयर्ड हैं कि हाउ टू सी ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये सारा करने के बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे,
राइट। तो ओवरऑल ये बता दिया मैंने किस फ्रेम में हम लोग जाने वाले हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डिफरेंट कन्फर्मेशंस करेंगे, देन सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में आरएस कॉन्फ़िगरेशन।